गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे ड्रॉबैक्स ऑफ लैंडमान जो थ्योरी है उसके बारे में। और लास्ट जो क्लास थी हमने इसमें लास्ट जो ग्राफ था उसका रिप्रेजेंटेशन किया था। एक्स अक्स जो था उस पर हमने 1/a लिया था, वाई एक्स जो था उस पर हमने क्या लिया था 1/k' हमने यहाँ से लिया था। और इसका इंटरसेप्ट जो पार्ट था वो हमें क्या प्राप्त हो रहा था k2/k1 k3। एंड इसके स्लोप का जो मान था वो क्या प्राप्त हो रहा था हमें 1/k1 यहाँ से प्राप्त हो रहा था। इसके बाद आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो है हिंसवर्ड थ्योरी। कौन सी थ्योरी? हिंसवर्ड थ्योरी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए हिंसवर्ड जो थ्योरी है, जो लैंडमान थ्योरी है, उसको मॉडिफाइड किया गया। मतलब हिंसवर्ड जो थ्योरी है इससे पहले कौन सी थ्योरी दी गई थी? लैंडमान थ्योरी दी गई थी। और लैंडमान थ्योरी को यहाँ पे क्या किया गया? मॉडिफाइड किया गया। और यहाँ से अकाउंट ऑफ जो इंटरनल डिग्री ऑफ जो फ्रीडम है उसके लिए एक्टिवेशन प्रोसेस दी गई। और यहाँ से हिंसवर्ड ने क्या सुझाव दिया कि इसका जो रेट होता है, के का जो मान होता है वो किसके इक्वल होता है? के इक्वल टू यहाँ से हमें प्राप्त होता है जेड एक्सपोनेंशियल माइनस a/RT की हमें यहाँ क्या होता है प्राप्त होता है। तो देखिए इसको यहाँ से हिंसवर्ड modified the previous mechanism to account of internal degree of freedom due to the activation process. He suggests the equation। अर्थात हिंसवर्ड जो थ्योरी है इसको प्रीवियस जो मैकेनिज्म थी उसको डेवलप किया गया। और यहाँ से किसके लिए? अकाउंट ऑफ जो इंटरनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, अर्थात स्वतंत्रता की जो कोटियों की संख्या है उसके लिए जो एक्टिवेशन प्रोसेस होती है, सक्रियण जो प्रोसेस होती है, उसके लिए हिंसवर्ड नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? एक इक्वेशन को यहाँ पे क्या किया? उसने सजेस्ट किया। और इक्वेशन यहाँ पे हिंसवर्ड ने क्या दिया? यहाँ से उसने बताया था k इक्वल टू जेड एक्सपोनेंशियल माइनस a बाई, और ये क्या था RT। इक्वेशन यहाँ पे गिवन दिया था हिंसवर्ड नामक वैज्ञानिक ने। और इस इक्वेशन को मैं नंबर 1 दे देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 कौन सा हो गया? फर्स्ट हो गया। तो यहाँ से मैंने आपको बताया कि हिंसवर्ड जो है उसने प्रीवियस जो मैकेनिज्म थी उसको मॉडिफाइड किया। और इंटरनल डिग्री ऑफ जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता की कोटियों की जो संख्या है, उसके लिए एक्टिवेशन प्रोसेस के लिए उसने एक इक्वेशन को यहाँ पे सजेस्ट किया। और वो इक्वेशन यहाँ पे उसने क्या दिया? k इक्वल टू जेड एक्सपोनेंशियल माइनस a/RT। इक्वेशन नंबर 1 कौन सा हो गया? यहाँ से फर्स्ट हो गया। अब देखिए आगे यहाँ पे क्या बताया उसने। अब इक्वेशन नंबर जो ये फर्स्ट हिंसवर्ड ने जो दिया था, इस इक्वेशन की सहायता से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये ओनली एप्लीकेबल होती है। ये कब लागू होती है?
जब एक्टिवेशन जो एनर्जी होती है वो डिस्ट्रीब्यूट रहती है अमाउंट द डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटियों के रूप में क्या रहती है, वो वितरित यहाँ से रहती है। तो यहाँ पे आपको यहाँ ये बताना है कि एक्टिवेशन एनर्जी यदि यहाँ पे स्वतंत्रता की कोटियों के रूप में डिस्ट्रीब्यूट है तभी इक्वेशन यहाँ पे फर्स्ट लागू होगा, अन्यथा इक्वेशन जो फर्स्ट है वो यहाँ पे लागू नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे आगे इसमें क्या बताया गया कि लेकिन कुछ जो रिएक्शन होती हैं वो ऐसी होती हैं, कुछ रिएक्शन यूनिमोलिकल, कुछ एकाणुक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके लिए डिग्री ऑफ जो फ्रीडम का मान है, स्वतंत्रता की कोटियों की संख्या का जो मान है वो क्या होता है, वेरी हाई, बहुत ही हाई यहाँ पे पाया जाता है। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, it only applicable if activation energy distribute amount the degree of freedom, but some for unimolecular reaction degree of freedom is very high। ये जो है ये केवल तभी अप्लाई होती है जब एक्टिवेशन जो एनर्जी है वो स्वतंत्रता की कोटियों के रूप में डिस्ट्रीब्यूट रहती हैं, लेकिन कुछ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन ऐसी भी होती हैं जिनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटियों का मान क्या पाया जाता है, बहुत ही हाई पाया जाता है। और यहाँ से जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटियों के रूप में यहाँ पे क्या रहती है, डिस्ट्रीब्यूट रहती है। और ये किससे इफेक्ट होती है, इसका जो वैल्यू है वो अफेक्ट होता है एस वैल्यू से। किससे अफेक्ट होता है इसका मान, एस वैल्यू से यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होता है, इफेक्ट होता है। एस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एस का मतलब यहाँ पे वाइब्रेशनल मोड होता है। कौन सा मोड होता है यहाँ पे, एस का मतलब वाइब्रेशनल मोड होता है। और यहाँ से वाइब्रेशनल मोड के कारण यहाँ से जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल होते हैं ये किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, प्रोडक्ट का यहाँ पे क्या कर लेते हैं, फॉर्मेशन यहाँ से कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसके बाद हिंसवुड नामक जो वैज्ञानिक था उसने फ्रैक्शन ऑफ जो मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल का जो फ्रैक्शन होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इक्वेशन दिया था जिसकी एनर्जी का मान या तो इक्वल होगा या ग्रेटर देन होगा किसकी एनर्जी से, एक्टिवेशन एनर्जी से। और फ्रैक्शन के लिए उसने एक फॉर्मूला यहाँ पे दिया था, और फॉर्मूला यहाँ पे क्या दिया था, एफ स्टार। फ्रैक्शन को उसने किससे डिनोट किया था, एफ स्टार से। एफ स्टार इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया था, 1/s-1 फैक्टोरियल कोष्टक ई नोट बाई के टी कोष्टक के ऊपर s-1 एक्सपोनेंशियल ए नोट बाई के टी। तो यहाँ से हिंसवुड नामक वैज्ञानिक ने फ्रैक्शन के लिए इक्वेशन दिया, एफ स्टार इक्वल टू 1/s-1 फैक्टोरियल ए नोट बाई के टी s-1 एक्सपोनेंशियल ए नोट बाई के टी। तो इसको पहले आप यहाँ तक देख लीजिएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया था ये। इसके बाद देखिए यहाँ से इट ओनली एप्लीकेबल इफ एक्टिवेशन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट द डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये तभी एप्लीकेबल होती है, लागू होती है, जब एक्टिवेशन जो एनर्जी है वो अमाउंट ऑफ जो डिग्री है, स्वतंत्रता की जो कोटि है उसके रूप में ये यहाँ पे क्या रहती है, डिस्ट्रीब्यूट, वितरण रहती है। बट सम फॉर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज वेरी हाई। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि केवल जो कुछ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो मान है, स्वतंत्रता की कोटियों का जो मान है वो क्या पाया जाता है, बहुत ही हाई यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे दी एक्टिवेशन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट
amount all degree of freedom and affected the amount of s। और यहाँ पे ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी का जो वैल्यू है वो किससे प्रभावित होता है? यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि के मान से क्या होता है? यहाँ पे प्रभावित होता है। और यहाँ से एस जो होता है उसके मान पे भी ये क्या होता है? यहाँ से प्रभावित होता है। एस को यहाँ पे हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशनल मोड। एस यहाँ पे क्या कहलाता है? एस यहाँ पे इसका वाइब्रेशनल मोड कहलाता है। और इसका जो काम है वो क्या करता है? ये एक्टिवेटेड जो मॉलिक्यूल हैं उनको ये किस में परिवर्तित करने का कार्य करता है। अर्थात यहाँ से ये एक्टिवेटेड जो मॉलिक्यूल हैं उनको ये कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? प्रोडक्ट में उनको ये क्या करता है? यहाँ से कन्वर्ट करता है। अब इसके बाद यहाँ से हिंसवुड जो नामक वैज्ञानिक था उसने फ्रैक्शन के लिए एक इक्वेशन दिया। तो यहाँ से हिंसवुड गिव इक्वेशन विच रिप्रेजेंट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। इसके बाद हिंसवुड नामक जो वैज्ञानिक था उसने क्या किया? मॉलिक्यूल जो होता है उसके फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इक्वेशन दिया। और ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में जो एनर्जी का मान होता है वो इक्वल होता है, या तो बराबर होता है या क्या होता है? ग्रेटर देन, अधिक पाया जाता है। किससे अधिक पाया जाता है? एक्टिवेशन जो एनर्जी होती है उसके मान से इसका जो वैल्यू है वो क्या पाया जाता है? अधिक यहाँ पे पाया, या तो समान पाया जाएगा या क्या पाया जाएगा? इसका जो वैल्यू है वो क्या पाया जाएगा? अधिक यहाँ से पाया जाएगा। द फ्रैक्शन गिवन एच, और फ्रैक्शन जो दिया गया था उसके लिए जो इक्वेशन दिया गया था वो क्या दिया गया था? देखिए यहाँ से हिंसवुड जो नामक वैज्ञानिक था उसने फ्रैक्शन को, मैंने आपको बताया, किससे डिनोट किया था? एफ स्टार से डिनोट किया था। तो यहाँ से उसने फ्रैक्शन के लिए इक्वेशन दिया और फ्रैक्शन को उसने एफ स्टार से डिनोट किया। और एफ स्टार इक्वल टू उसने क्या बताया? 1/s-1 फैक्टोरियल। एस यहाँ पे मैंने क्या बताया? एस यहाँ पे वाइब्रेशनल मोड कहलाता है। एस क्या कहलाता है? यहाँ पे वाइब्रेशनल मोड कहलाता है। तो एफ स्टार इक्वल टू 1/s-1। ये क्या हो गया यहाँ से? E नोट बाई के टी, E नोट बाई के टी। और इसकी पावर यहाँ पे क्या था? s-1। एफ स्टार इक्वल टू 1/s-1 फैक्टोरियल E नोट बाई के टी s-1 एक्सपोनेंशियल। और यहाँ पे कोष्टक में क्या है? E नोट बाई के टी। E नोट बाई के टी। इक्वेशन नंबर ये कौन सा हो गया? यहाँ से इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से मैंने आपको बताया था हिंसवुड जो नामक वैज्ञानिक था, हिंसवुड नामक वैज्ञानिक ने इसके फ्रैक्शन के लिए एक पद को और ऐड किया, एस पद को। एस यहाँ पे क्या कहलाता है? एस यहाँ पे वाइब्रेशनल मोड कहलाता है। और एफ स्टार इक्वल टू उसने क्या बताया? एफ स्टार इक्वल टू 1/s-1 E नोट बाई के टी की पावर s-1 एक्सपोनेंशियल E नोट बाई के टी।
इसको उसने क्या दिया, इक्वेशन नंबर यहाँ से 2 दिया। अब यहाँ पे देखिए ये जो इक्वेशन नंबर 2 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस इक्वेशन नंबर 2 में एस क्या है, एस यहाँ पे डिग्री ऑफ वाइब्रेशन कहलाता है। एस क्या कहलाता है, यहाँ पे डिग्री ऑफ वाइब्रेशन कहलाता है। टी क्या कहलाता है, यहाँ टेम्परेचर कहलाता है। ई नोट यहाँ पे क्या कहलाता है, एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे कहलाता है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, हेयर यहाँ एस क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ वाइब्रेशन। टी क्या कहलाता है, टेम्परेचर कहलाता है। और ई नोट जो है वो क्या कहलाता है, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे कहलाता है। अब यहाँ पे जो दोनों इक्वेशन दी गई हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इनके आधार पे यहाँ पे हिंसवुड जो नामक वैज्ञानिक था, हिंसवुड नामक वैज्ञानिक ने इसके रेट कांस्टेंट के लिए, इसका जो रेट कांस्टेंट होता है उसकी कैलकुलेशन करने के लिए इसने एक इक्वेशन यहाँ पे इसने रिप्रेजेंट किया था। और रेट कांस्टेंट के लिए इसने इक्वेशन क्या दिया था, यहाँ से k इक्वल टू, अब देखिए जो फ्रैक्शन हमने निकाला था उस फॉर्मूले में केवल उसने एक z पद यहाँ पे क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। तो इक्वेशन नंबर जो 1 और इक्वेशन नंबर जो 2 है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हिंसवुड ने रेट के लिए, रेट कांस्टेंट के लिए एक इक्वेशन दिया k इक्वल टू जेड। वहाँ पे z नहीं था फ्रैक्शन में, यहाँ पे z को और सम्मिलित किया। k इक्वल टू क्या हो गया, z बाई s-1 फैक्टोरियल ई नोट बाई के टी की पावर s-1 एक्सपोनेंशियल ए नोट बाई के टी, इक्वेशन इसने दिया। तो यहाँ से देखिए इसको, ऑन दी बेसिस ऑफ अबाउट इक्वेशन, ये जो ऊपर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दिए हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे हिंसवुड ने गिव द इक्वेशन ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट जो है उसके कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे एक इक्वेशन दिया। और ये जो इक्वेशन यहाँ पे इसने दिया था, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो रेट कांस्टेंट का वैल्यू था उसको हमने किससे डिनोट किया, रेट कांस्टेंट को हम यहाँ पे k से डिनोट करते हैं। और k का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल यहाँ पे प्राप्त होता है, यहाँ पे इसने एक पद और सम्मिलित कर दिया z बाई क्या होता है यहाँ पे फैक्टोरियल s-1 ई नोट बाई क्या हो गया यहाँ से के टी, इसकी पावर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये s-1 k इक्वल टू जेड s-1 फैक्टोरियल ए नोट बाई के टी की पावर s-1 एक्सपोनेंशियल ई नोट बाई क्या हो गया यहाँ से के टी। और ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर यहाँ से कौन सा हो गया, इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से हिंसवुड ने इसके रेट को निर्धारित करने के लिए, रेट को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से रेट के लिए एक इक्वेशन दिया। और इसका जो फ्रैक्शन वाला पद था उसमें एक पद z को और ऐड कर दिया यहाँ से इसने। और यहाँ से इसने क्या इक्वेशन दिया, k इक्वल टू जेड बाई s-1 फैक्टोरियल ए नोट बाई के टी, इसकी पावर s-1 एक्सपोनेंशियल ए नोट बाई के टी। इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया यहाँ से 3।
अब इक्वेशन नंबर जो थर्ड है, इसकी सहायता से हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ से इक्वेशन नंबर थर्ड की सहायता से जब हम रेट कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू का मान होता है वो एक फैक्टर यहाँ पे दिया हुआ है, और फैक्टर यहाँ पे क्या है 1/s माइनस फैक्टोरियल E0/KT और इसकी पावर s-1। इसके मान से जो रेट कांस्टेंट का मान होता है वो क्या पाया जाता है, अधिक यहाँ पे पाया जाता है। तो यहाँ से उसने क्या बताया कि इक्वेशन, यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर कौन सा प्राप्त हुआ हमें, थर्ड। इक्वेशन थर्ड शो दैट इफ वी कैलकुलेट रेट कांस्टेंट देन इट विल बी ग्रेटर देन ए फैक्टर। इक्वेशन 6 यहाँ पे क्या दर्शा रहा है कि यदि हम यहाँ से रेट कांस्टेंट के मान को कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से हमें रेट कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो फैक्टर, मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा, इस फैक्टर से इसका जो वैल्यू होता है रेट कांस्टेंट का वो क्या पाया जाता है, हाई यहाँ पे, ग्रेटर, ज़्यादा यहाँ पे पाया जाता है। ये जो फैक्टर है इसका जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे फैक्टर हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं 1/s-1, 1 क्या हो गया ये 1/s-1, ये क्या हो गया यहाँ से E0 क्या हो गया 1/s-1 फैक्टोरियल E0/KT, और इसकी पावर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी जो पावर है इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा s-, तो ये जो यहाँ पे फैक्टर है, इस फैक्टर से जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है उसका मान यहाँ पे क्या पाया जाता है, हमेशा इसका जो मान है वो ग्रेटर यहाँ पे पाया जाता है। अब यहाँ से देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ड्रॉबैक्स ऑफ हिंसवुड थ्योरी। ये तो हिंसवुड थ्योरी थी। अब यहाँ पे देखिए हिंसवुड जो थ्योरी है इसके कुछ यहाँ पे कमियाँ रह गई, कुछ यहाँ पे सीमाएं रह गई। तो यहाँ से अगला जो इसी में टॉपिक है हमारा वो क्या है, ड्रॉबैक्स ऑफ हिंसवुड थ्योरी, हिंसवुड थ्योरी की सीमाएं या कमियाँ। तो देखिए फर्स्ट जो कमी थी, इसकी सीमा थी, वो क्या थी, ड्रॉबैक्स था कि हिंसवुड जो थ्योरी है, हिंसवुड जो थ्योरी है वो ग्राफ की जो लीनियरिटी है, हमने लिंडमान जो थ्योरी पढ़ी थी उस थ्योरी में हमने एक ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन किया था 1/k' एंड 1/a के मध्य में। तो उस ग्राफ से वहाँ पे लीनियरिटी को दर्शा रहा था, लेकिन यहाँ पे हिंसवुड जो थ्योरी है, मैंने आपको कल ही बताया था ग्राफ का फॉर्मेशन हमने किया था लिंडमान थ्योरी के अकॉर्डिंग 1/k' एंड 1/a में। तो उस ग्राफ से क्या सिद्ध हो रहा था कि वो जो ग्राफ था वो लीनियरिटी को यहाँ पे दर्शा रहा था, लेकिन हिंसवुड जो थ्योरी है वो 1/k' एंड 1/a जो है, इस ग्राफ में जो यहाँ पे लीनियरिटी दर्शाई जाएगी उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर सका कि ये जो लीनियरिटी है वो यहाँ पे क्यों दर्शाई जाती है। और यहाँ से इक्वेशन जो नंबर थर्ड था रेट कांस्टेंट के लिए, इसमें जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है इसका जो वैल्यू है वो टेम्परेचर पर निर्भर करता है। इसकी एक्सपेरिमेंट एविडेंस ये नहीं दे सका कि इक्वेशन थर्ड में रेट कांस्टेंट का मान और एक्सपोनेंशियल फैक्टर का जो मान है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है,
ये टेम्परेचर पर डिपेंड क्यों करता है, इसके बारे में भी हिंसवुड जो है वो अच्छे से समझा नहीं सका। तो यहाँ से हिंसवुड जो थ्योरी है इसकी ड्रॉबैक्स जो हैं वो दो रही। जब हम 1/k डैश एंड 1/a के मध्य में लिंडमान थ्योरी के अकॉर्डिंग ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हमें ग्राफ लिनियरिटी प्राप्त होना चाहिए। और ये जो लिनियरिटी हमें प्राप्त हो रही है इसके बारे में हिंसवुड नामक वैज्ञानिक ने कोई भी एक्सप्लेन नहीं किया, अर्थात इस बात को हिंसवुड नामक वैज्ञानिक नहीं समझा सका। नंबर 2 ड्रॉबैक है, इसके बारे में आप यहाँ पे क्या बताओगे कि रेट कांस्टेंट और इसका जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ये मुख्यतया मोस्टली इनका जो वैल्यू है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन हिंसवुड ने इसका कोई भी प्रायोगिक सत्यापन नहीं किया, कोई भी एक्सपेरिमेंटल जो एविडेंस है वो यहाँ पे इसको यहाँ सिद्ध नहीं कर पाया। तो यहाँ से देखिए टॉपिक है आपका ड्रॉबैक ऑफ हिंसवुड थ्योरी। फर्स्ट आप इसमें क्या बताओगे कि हिंसवुड थ्योरी नॉट एक्सप्लेन द लिनियरिटी ऑफ द ग्राफ। एक ग्राफ की लिनियरिटी को नहीं समझा सका। और ग्राफ की लिनियरिटी किस किस के मध्य में बनाया था हमने 1/k डैश एंड और क्या था यहाँ से 1/a। एक्स अक्ष पे हमने क्या लिया था, एक्स अक्ष जो था एक्स अक्ष पे हमने क्या लिया था यहाँ से 1/a लिया था एंड वाई एक्स जो था उस पर हमने क्या लिया था यहाँ से 1/k डैश। इक्वेशन थर्ड शो दैट द रेट कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंशियल फैक्टर मस्ट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ये बताया मैंने आपको कि इक्वेशन थर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर का मान है और जो रेट कांस्टेंट का मान है वो किस पर निर्भर करते हैं, टेम्परेचर पर निर्भर करते हैं। लेकिन इसे एक्सपेरिमेंट रूप से, प्रायोगिक रूप से इसका कोई सत्यापन यहाँ पे नहीं किया जा सका। तो ये थी आपकी हिंसवुड थ्योरी एंड इसके ड्रॉबैक्स। देख लीजिए आप इसको दोबारा से। हिंसवुड थ्योरी, तो ये तो आपकी समझने की बात हुई। इसके बाद मैंने इस टॉपिक को आपको क्लास में भी रिटर्न करवा दिया था। फिर भी अगर किसी ने आप में से किसी ने इसको रिटर्न नहीं किया है तो आप इसको यहाँ से रिटर्न कर सकते हो। हेडिंग डालना है आपको इसमें हिंसवुड थ्योरी। फर्स्ट आपको ये पेज दिखाई दे रहा होगा, इस पेज को सबसे पहले आपको रिटर्न करना है। नेक्स्ट ये पेज रिटर्न करने के पश्चात आपको यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिखाई दे रहा होगा, इस इक्वेशन फर्स्ट को आपको यहाँ से नोट करना है। इक्वेशन फर्स्ट नोट करने के पश्चात यहाँ से आपको ये वाला जो पेज है ये इसमें आपको रिटर्न कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ से ये वाला जो पेज है ये इसमें आपको रिटर्न करना है। नेक्स्ट आपको इसमें ये वाला जो पेज है ये रिटर्न कर देना है। इसके बाद में इक्वेशन आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। यहाँ से ये जो हिंसवुड थ्योरी है इसमें 3 इक्वेशन ही आपको ध्यान रखना है। k इक्वल टू एक तो क्या ध्यान रखना है, k इक्वल टू जेड की पावर माइनस EA बाई RT। सेकेंड एफ स्टार इक्वल टू 1/s माइनस 1 E नोट बाई KT s माइनस 1 एक्सपोनेंशियल E नोट बाई KT। और थर्ड में यहाँ से हम k इक्वल टू लिख देंगे, k इक्वल टू जेड s माइनस 1 E नोट बाई KT s माइनस 1 एक्सपोनेंशियल E नोट बाई KT। तो यहाँ से ये वाला पेज आपको इसमें रिटर्न करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ से इसमें बताना है कि S क्या है, T क्या है, A नोट क्या है, ठीक है। तो इसके बाद आपको यहाँ से ये वाला जो पेज है रिटर्न करना है। इसके बाद में इक्वेशन नंबर थर्ड आपको यहाँ से रिटर्न करना है।
इक्वेशन थर्ड के नीचे आपको ये वाला जो पेज है मेंशन करना है। इसके बाद में ये फैक्टर आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है 1/s-1 फैक्टोरियल a0/kt(s-1)। इसके बाद आपको यहाँ से हेडिंग डालना है ड्रॉबैक ऑफ हिंसफोर्ड थ्योरी। ये पेज आपको इसमें रिटर्न कर देना है और लास्ट में आपको यहाँ से ये जो पेज है ये इसमें आपको क्या करना है, रिटर्न करना है। तो ये थी आपकी हिंसफोर्ड थ्योरी एंड इसके ड्रॉबैक्स जो हैं, इसकी जो सीमाएं हैं वो क्या क्या रही, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे आर के थ्योरी के बारे में। राइस, आर का मतलब राइस, आर का मतलब रामस्पेगर और के का मतलब केसल जो थ्योरी होती है वो क्या होती है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।